हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो सभी? तो कल हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और आज हम लोग पोलन ग्रैंड के बारे में पढ़ेंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक के वीडियोस डाल रहे हैं जिससे आप लोग जल्दी से इसको क्लियर करके आगे बढ़ पाएँ। ठीक है, तो पोलन ग्रैंड के बारे में पढ़ेंगे आज। तो पोलन ग्रैंड की जब हम बात करते हैं तो पोलन ग्रैंड होता क्या है? तो माइक्रोस्पोर जो है, हर माइक्रोस्पोर खुद को एक पोलन ग्रैंड में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। तो मेल गेमेटोफाइट को ही रिप्रेजेंट करता है कौन? पोलन ग्रैंड। पोलन ग्रैंड किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल गेमेटोफाइट को। और कल मैंने बताया था मेल गेमेटोफाइट क्या होता है? जो मेल गेमीट को रखे, मेल गेमीट जिस चीज़ में रखे जाएं उसको मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। फीमेल गेमीट जिस चीज़ में रखे जाएं उसको फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। तो पोलन ग्रैंड जो है वो मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। एनसीईआरटी एक बात लिखती है कि 25 से 50 माइक्रोमीटर के आसपास, 25 से 50 माइक्रोमीटर के लमसम इसका डायमीटर होता है। ठीक, 2 लेयर से मिलकर बना होता है, आउटर एक्जाइन, इनर इंटाइन। आउटर एक्जाइन और इनर इंटाइन। एक्जाइन जो है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई एग्जाम्स में पूछी गई है। इसको स्पोरोपोलेनिन बोलते हैं। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो बहुत रेजिस्टेंस है, इसकी विद स्टैंड कर सकती है। मतलब ये जो एनसीईआरटी लिखती है, स्पोरो एक्जाइन कैन विद स्टैंड इन वेरी हाई टेम्परेचर एंड केमिकल्स। मतलब ये जो है ये डिग्रेड नहीं करता है, मतलब ये टूटता नहीं है अपने आप। ये बहुत ही रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है। किस चीज़ के रेजिस्टेंट है? हीट के रेजिस्टेंट है, और कोई भी केमिकल इसको डाइजेस्ट भी नहीं कर सकता। ठीक, तो इस कारण कोई भी एंजाइम हो, कोई भी केमिकल हो, वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो आउटर जो ये लेयर देखिए पोलन ग्रैंड की मैंने बनाई है, ये डिसकंटिन्यूअस वाली लेयर, ये लेयर जो है ये एक्जाइन है और ये किससे मिलकर बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। ठीक, इनर लेयर ये देखिए, इनर वाली लेयर ये दूसरे नंबर पे जो है ये एक्जाइन थी, और ये इनर वाली लेयर ये जो है ये इंटाइन है। इंटाइन किससे? पेक्टिन और सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है? पेक्टिन और सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अच्छा, आपको बताएं जो पोलन ग्रैंड होता है वो दो सेल की स्टेज में 60% में प्रेजेंट होता है। 60% जो एंजियोस्पर्म है उसमें पोलन ग्रैंड 2 सेल स्टेज में होता है। ठीक, एक होती जनरेटिव सेल, एक होती वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, इसके पास रिजर्व फूड मटेरियल ज़्यादा होता है। मतलब इसके पास फूड रिजर्व है, फूड बहुत सारा रिजर्व है, और वही इस जनरेटिव सेल को फूड प्रोवाइड भी कर रहा है। ठीक, जनरेटिव सेल जो होती है वो छोटी होती है। कौन सा शेप की होती है? स्पिंडल शेप की होती है। जनरेटिव सेल कौन से शेप की होती है? स्पिंडल शेप की होती है। इसका न्यूक्लियस जो है ये देखिए आप सामने दिखाई पड़ रहा है, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। इसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो कैसा होता है? डेंस होता है। देखो इसका साइटोप्लाज्म मैंने डेंस दिखाया है, इसका नहीं दिखाया मैंने डेंस। ठीक, तो जनरेटिव सेल का साइटोप्लाज्म डेंस होता है, ये स्पिंडल शेप की होती है, और इसके पास क्या कहते हैं, इसका न्यूक्लियस भी छोटा होता है। और जो वेजिटेटिव सेल होती है वो बड़ी होती है, और ये जो है जनरेटिव सेल है ये वेजिटेटिव सेल में ही फ्लोट करती रहती है, उसी के अंदर बहा करती है। ठीक है, उसी के अंदर तैरा करती है। ठीक, तो ये बात हो गई जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल की। ठीक, अब देखो ये तो यहाँ पे लिख दिए स्मॉल और लार्ज। ठीक, अब देखो बताएं तुमको जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। ये जो जनरेटिव सेल है इसका न्यूक्लियस इस जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस आगे चल के, ये जो जनरेटिव सेल है इसका न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन करता है। कल मियोसिस पढ़ाया था जब बता रहे थे। ठीक, आज माइटोसिस सुन लो। ये माइटोसिस करता है और 2 मेल गेमीट्स बना लेता है। क्या करता है? 2 मेल गेमीट्स बना लेता है। ठीक, और ये मेल गेमीट सीधे जा कर के फीमेल गेमीट्स के साथ फ्यूज कर जाते हैं। ठीक, तो अब कैसे क्या हुआ ये देखें हम पहले। अच्छा, यहाँ हमने एक बात की कि 2 सेल स्टेज में 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज में रहता है। 40% एंजियोस्पर्म में किस स्टेज में रहता है? 3 सेल स्टेज में रहता है। मतलब 3 सेल, एक वेजिटेटिव सेल तो है ही है, बाकी ये डिवीजन कंप्लीट हो चुका है और 2 मेल गेमीट्स बन चुके हैं। तो इसलिए कितनी सेल हो गई? एक ये वेजिटेटिव सेल की, 2 ये गेमीट, तो कितनी सेल्स हो गई? 3 सेल्स हो गई। कितनी सेल्स हो गई? 3 सेल स्टेज में कब होता है? 3 सेल स्टेज में कब होता है? 3 सेल स्टेज में होता है 40% एंजियोस्पर्म के केस में। अब 40% जो एंजियोस्पर्म है ये ऐसे समझ लो कि देखो 2 तरह के लोग होते हैं। एक जिनकी शादी के लिए पेरेंट्स अपना अरेंज मैरिज कराते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो क्या करते हैं? लव मैरिज, पहले ही से तैयार हैं।
पहले ही से मेल गेमिट्स बने हुए हैं फ्यूजन करने के लिए। और इधर बाकी जो 60% केस है, 60% केस में जब लड़की आएगी, बातचीत होगी, तब ये क्या करेंगे, ये माइटोसिस करेंगे और 2 मेल गेमिट बनाएंगे, तब शादी होगी। ठीक, ये वही वाली बात है, समझ गए? बड़ी सिंपल भाषा में हमने ये बात आपको समझा दी। ठीक, अब आगे बात करते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं कि ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं, ये पॉलन ग्रेन्स हम लोगों में एलर्जी कॉज करते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं। क्योंकि पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन ऐसे ही निकल जाते हैं फूल से, फूल के स्टेम एंथर से पॉलन ग्रेन निकल आया। अब पॉलन ग्रेन तो हवा में उड़ रहा है, अब वो किसी की नाक में जा रहा है, नाक में जब जा रहा है तो सीधी सी बात है, पॉलन ग्रेन नाक में जाएगा तो तुमको एलर्जी तो कॉज करेगा ही। कौन कौन सी एलर्जी को कॉज करता है? ब्रोंकियल एलर्जी कॉज करता है, ब्रोंकियल एलर्जी कॉज करता है, मतलब आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एलर्जी होगी। क्या क्या हो सकता है? एज्मा हो सकता है, अरे अस्थमा, दमा जिसको बोलते हैं, अस्थमा हो सकता है। ठीक, एज्मा बोलते हैं इसको। इसके बाद अस्थमा हो सकता है, आपको क्या कहते हैं, और भी बीमारियां हो सकती हैं, ब्रोंकाइटिस हो सकती है। ठीक, अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि भैया ये पॉलन ने एलर्जी कॉज की, एलर्जी कॉज की, इसलिए आपको लगातार छींकें आएंगी, बार बार हे फीवर होगा, आपकी आंखों से आंसू बहते रहेंगे, ये होता है एलर्जी में। ठीक, अब ये एलर्जी कॉज कौन कौन से उसके पॉलन ग्रेन करते हैं ये बता देते हैं आपको। एनसीईआरटी एक नाम लिखती है, कैरेट ग्रास, पार्थेनियम बोलते हैं इसको। हम लोगों ने अमेरिका, एक बार हमारे यहाँ अकाल पड़ा और हम लोगों ने क्या किया, अमेरिका से गेहूँ आयात किया, गेहूँ इंपोर्ट किया। ठीक, तो अब जब गेहूँ हमने इंपोर्ट किया तो उसके साथ उन लोगों ने ये भी दे दिया। ठीक, तो जब गेहूँ इंपोर्ट किया और उसके साथ ये आ गया, अब ये यहाँ पर आया तो ये इतना बुरी तरह से फैल गया कि अब इसका आज की डेट में ये भारत से जा ही नहीं रहा है। और ये एक बहुत प्रमुख, गाजर घास बोलते हैं, बहुत प्रमुख वीड है, वीड यानी खरपतवार। ठीक, बहुत प्रमुख खरपतवार है, गेहूं के साथ उगती है। ठीक, तो ये बात है भैया, इस हम ये पॉलन ग्रेन की ये बात हुई। अब और बात करते हैं पॉलन ग्रेन के बारे में जो एनसीईआरटी लिखती है। तो ये देखिए, जो बातें हमने लिखी हैं ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन बातों का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जो भी बातें बताई सब एनसीईआरटी की लाइन है। आगे बढ़ते हैं। अब जो पॉलन ग्रेन है उनको वेस्टर्न कंट्रीज में क्या कर रहे हैं, इन्हीं को पॉलन ग्रेन का ही सिरप बना के और टैबलेट बना के दे रही हैं, सिरप और टैबलेट बना के दे रही हैं। अब ये जो है सिरप और टैबलेट्स, ये क्या करते हैं, ये जो पॉलन ग्रेन्स के सिरप और टैबलेट्स आ रहे हैं मार्केट में, ये आजकल के मतलब वेस्टर्न कंट्री का ये तरीका है, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत यूज़ करते हैं इसको। ये किस काम आ रहे हैं, ये एथलेटिक एबिलिटी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। को इंक्रीज़ कर रहे हैं, एथलेटिक एबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो किनको किनको दिए जा रहे हैं, जो घोड़े दौड़ते हैं भैया रेस में, तो रेस हॉर्स को दिए जा रहे हैं और एथलीट्स को दिए जा रहे हैं। तो जो एथलीट्स हैं उनको दिए जा रहे हैं और जो रेस हॉर्स हैं उनको दिए जा रहे हैं क्या, ये पॉलन सिरप्स और पॉलन टैबलेट्स। ठीक, तो इससे क्या होता है, उनकी एथलेटिक एबिलिटी बढ़ती है, वो और तेज जान लगा के दौड़ते हैं, उनके शरीर में ताकत आती है। तो इसलिए पॉलन ग्रेन्स इस यूज में भी आ रहे हैं, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोगों को। ठीक, तो इस लिहाजे हम लोगों को पॉलन ग्रेन पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो और आगे बढ़ते हैं, और एक बात देख लेते हैं। अच्छा, अब पॉलन है क्या, पॉलन मान लो एक जगह से उड़ा, एक फूल से उड़ा, अब ये फूल किसी दूसरे या किसी और सेम फूल के ही या किसी और दूसरे फूल के
मतलब अब आगे पॉलिनेशन के बारे में जब पढ़ाएंगे तब इस बारे में बताएंगे। तो जा करके लैंड करेगा स्टिग्मा पे, ठीक। अब जब ये स्टिग्मा पे लैंड करेगा और लैंड करने से पहले ही ये मर गया तो कुछ एक टाइम पीरियड होता है कि कब तक पॉलन वाएबल है, मतलब कब तक पॉलन पॉलिनेशन कर सकता है, कब तक पॉलन खुद को जर्मिनेट, पॉलन ट्यूब बना के खुद को जर्मिनेट कर सकता है, ठीक। तो अब ये बात आई कि पॉलन जर्मिनेशन जो मतलब पॉलन की वायबिलिटी कितनी कब है, ठीक। तो पॉलन की वायबिलिटी की बात करें तो राइस और व्हीट, इसके जो पॉलन है वो 30 मिनट तक वाएबल रहते हैं, ठीक। मतलब क्या है, मतलब राइस और व्हीट के फूल में से पॉलन ग्रेन उड़ा, 30 मिनट तक अगर अपने निश्चित स्थान तक नहीं पहुंचा तो वो मर गया, वो अब किसी काम का नहीं बचा, ठीक। ऐसे ही 3 और रोजेसी, सोलेनेसी, रोजेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। ये 3 फैमिली के जो पॉलन ग्रेन है ये वाइबल रहते हैं फॉर मंथ्स। एनसीईआरटी की लाइन है, हम अपने आप से नहीं बता रहे हैं, ठीक। रोजेसी जो है, रोजेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली और लिलिएसी फैमिली के जो पॉलन ग्रेन है वो कई महीनों तक जिंदा रहते हैं निकलने के बाद। क्या मतलब, जैसे पॉलन ग्रेन फूल से निकला उसके बाद महीनों तक अगर उन्हें लैंडिंग के लिए स्टिग्मा, जो प्रॉपर स्टिग्मा नहीं मिली तो भी वो जिंदा है, ठीक। तो ये अलग हो गई बात। चलो अब एक बात और पढ़ लेते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में एनसीईआरटी एक और बात लिख रही है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन पढ़ लेते हैं, है ना। जब लिख ही रही हो तो एनसीईआरटी तो फिर आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि हम लोग स्पर्म बैंक्स रखते हैं। एक मूवी आई थी विकी डोनर, अगर आपने देखी हो तो उसमें विकी जो है वो जा करके अपना क्या स्पर्म डोनेट करता है और वो स्पर्म वो फ्रीज करके रख लेते हैं, तो स्पर्म बैंक्स होते हैं। जैसे स्पर्म बैंक्स होते हैं वैसे ही पोलन बैंक्स होते हैं। अब पोलन वो फ्रीज करके पोलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में रख लेते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है, जब किसी अच्छे किस्म के हमको पौधे चाहिए, पौधे यानी अच्छे किस्म की हमको फसल चाहिए, तो हम वो अच्छे किस्म वाले पॉलन ग्रेन निकालेंगे जो अच्छे किस्म के पौधे से आए हैं और उनको हम उनसे हम अपने डिज़ायर्ड प्लांट को पॉलिनेट करा देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे आने वाली ऑफस्प्रिंग है, आने वाली जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी, ठीक। तो अब करते क्रायो प्रिजर्व, इसलिए हम क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, पॉलन बैंक्स बनाते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक, क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या कर रहे हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में ध्यान से सुनना बात, और एक एक लाइन है लिक्विड इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पॉलन ग्रेन को पॉलन बैंक्स में स्टोर किया जाता है, पॉलन ग्रेन को ही नहीं, सीड को भी स्टोर करते हैं। किस में करते हैं, जब किसी भी चीज़ को लिक्विड नाइट्रोजन में
माइनस के 196 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोर किया जाता है। ठीक, तो हम उसको क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक भैया, पोलन ग्रेन के टॉपिक में अगर किसी को कोई समस्या हो, ये पोलन ग्रेन का ये है जो डायग्राम, इसको एक बार और हम एक्सप्लेन कर देते हैं, इलेबोरेट कर देते हैं। ये देखो, ये बाहर की जो लेयर है डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर, ये एक्जाइन है। ठीक, इसमें देखो ये बीच में छेद दिखाई पड़ रहे होंगे, ये देखो छेद जहाँ पर एक्जाइन प्रेजेंट नहीं है, ये देखो, ये है जर्म पोर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। ये किस काम आता है, जर्म पोर से ही, ये जो जर्म पोर है इसी से क्या निकलती है, इसी से पोलन ट्यूब निकलती है जब पोलन जर्मिनेशन होता है। याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक, इसके बाद ये न्यूक्लियस बता दिया, इसके अंदर होता है रिजर्व फूड मटेरियल। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें खूब सारा रिजर्व फूड मटेरियल है, लेकिन इसका साइटोप्लाज्म कैसा है देख लो, कम डेंस है, डेंस नहीं है, रेयर है। इसका साइटोप्लाज्म कैसा है, डेंस है, क्योंकि इसको अभी आगे चल के डिवाइड करना है, दिखा नहीं वो मिटा दिया। इसको अभी आगे चल के हम डिवाइड करके दो माइटोसिस करके, अच्छा माइटोसिस नहीं बताए थे, फटाक से देख लो माइटोसिस क्या है, कल मियोसिस बता दिए थे। एक लाइन में माइटोसिस बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, एक सेल से दो डॉटर सेल बनती हैं, दो डॉटर सेल बनती हैं। जो प्लॉइडी इसकी है, मतलब जो क्रोमोसोम इसमें है, मान लो इसमें 2n है, तो इसमें डॉटर सेल में भी 2n ही आएंगे। अगर ये डिप्लॉयड है तो ये डिप्लॉयड होगा, अगर ये हैप्लॉयड है तो ये हैप्लॉयड होगा। अब इस केस में देखो, जब हमने कल बात की थी तो माइक्रोस्पोर जो आए थे, माइक्रोस्पोर में मियोसिस हुई थी, माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड थे। अब माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड थे तो जब ये जनरेटिव सेल भी हैप्लॉइड है, अब ये जब माइटोसिस करेगी तो ये जब माइटोसिस करके दो मेल गैमीट बनाएगी वो भी हैप्लॉइड होंगे, मतलब उनमें क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, आधा होगा। किसके थ्रू, किससे आधा होगा, पोलन मदर सेल से आधा होगा, मतलब वो एनप्लॉइडी के होंगे। ठीक, चलो बस ये बात माइटोसिस एक जल्दी से समझ में आ गई है, बहुत छोटा सा ओवरव्यू हमने माइटोसिस का दे दिया है। ठीक, बाकी जब पूरी माइटोसिस जब हम 11th क्लास में पढ़ाएंगे तो उस लेक्चर को मिस ना करना, चाहे आप 11th वाले हो चाहे 12th वाले हो। ठीक है, क्योंकि ये आगे आपको नीट में भी बहुत काम आएगी और आगे और भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए भैया हम इतना ही रखते हैं। पोलन ग्रेन जो है ये यहाँ पर पोलन ग्रेन का टॉपिक खत्म हो गया। एनसीईआरटी ने जितनी बातें जैसे जैसे लिखी थी हमने आपको वैसे वैसे बताई हैं। और अगर भैया आपको इस सब पूरी पढ़ाई से, जितना मैंने 10-15 मिनट जो भी पढ़ाया है, उस पढ़ाई से आपको कोई भी वैल्यू मिल रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। भैया देखिए, हम रेगुलर पढ़ाएंगे आपको 100-150 वीडियो में पूरी एनसीईआरटी ख़त्म करने का वादा करते हैं। 12th क्लास की भी और 100-150 वीडियो में ही 11th क्लास की भी हम ख़त्म कर देंगे। और आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो, इंटरनल एग्ज़ाम हो या नीट का एग्ज़ाम हो, एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन में पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एनसीईआरटी से बाहर पढ़ा रहा हूँ। ठीक, चलिए ठीक है भैया, राम राम, जय श्री राम। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।